तो जी सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की गीदड़ भभकी की, जिसका हिंदुस्तान पर कोई असर नहीं होता। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने आज फिर साफ शब्दों में लफ्जों में कह दिया कि जो चीज पाकिस्तान की या पड़ोसी मुल्क की है नहीं, उसके लिए उसका रोना पीटना कोई मायने नहीं रखता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने देश के अंदरूनी मामले को देख रहे हैं, जो हमारी जरूरत थी हमने अपना किया। अगर जंग की बात हो रही है, लड़ाई के मैदान की बात हो रही है, जैसा कि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं, इसका दूर दूर तक के कोई संकेत भी नहीं है, ना कोई उम्मीद है और ना भी हो। जंग किसी भी सूरत में अच्छी नहीं होती है, लेकिन अगर पड़ोसी सर चढ़कर बात करेगा तो उसका एक अलग मसला है। लेकिन लड़ाई के मैदान में जब जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ हिमाकत की है, उसने मुंह की खाई है। और यही वजह है कि कायर पाकिस्तान अब अपनी साजिश के लिए दहशतगर्दी का सहारा लेता रहा है और आगे भी लेगा। जैसे कि हमारे पैनलिस्ट भी ब्रेक से पहले बता रहे थे कि वो कहाँ किस लेवल तक जा सकता है, उनका लेवल वही है, उनके तरीकाकार हम लोग भी अच्छे से समझते हैं। तो हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन मौजूदा हालात में अगर पाकिस्तान फिर से लड़ाई के मैदान में उतरने की कोशिश करता भी है तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। कैसे, जरा आप ये देखिए कि कितना फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच। इसको देखना जरूरी है आपके लिए। देख लो पाकिस्तान, गुस्ताखी की तो रौंद डालेगा हिंदुस्तान। अब नहीं बर्दाश्त होगी लड़ाई की धमकी। पीओके के साथ छीन लेंगे गिलगिट बाल्टिस्तान। और मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तान से, कश्मीर कब पाकिस्तान का हो गया? क्या आप कश्मीर को लेकर बराबर रोते रहते हो? कश्मीर कब पाकिस्तान का था? ये पहले से ये बात तय थी, कश्मीर हमारा है, इसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं था। कश्मीर को आर्टिकल 370 से मिली आजादी के बाद से बौखलाए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ही पूरी तरह से तैयार है। ऐसे तो पाकिस्तान की ऐसी हैसियत नहीं कि हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई के बारे में सोचे, लेकिन अगर सनक से मजबूर होकर पाकिस्तान ने ये गुस्ताखी कर भी दी तो उसका मुंह की खाना तय है। ये नया हिंदुस्तान है, ये में घुसेगा भी और मारेगा। पाकिस्तान के खिलाफ उरी में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में हिंदुस्तानी एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक तो महज एक ट्रेलर था। लगता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तानी आर्मी को पूरी पिक्चर दिखाने का मौका देना चाहता है। पाकिस्तान ये बात शायद भूल गया है कि हिंदुस्तान के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। हिंदुस्तान के पास 13,62,000 से ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स हैं और इनमें पैरामिलिट्री की फोर्सेस की तादाद अभी शामिल नहीं है। वहीं पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ 6,37,000 जवानों की है। 2019 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी 15वें नंबर पर आती है। तेज रफ्तार से अटैक करने के मामले में दुनिया की कोई भी मिसाइल ब्रह्मोस की बराबरी नहीं कर सकती। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है जो बिना पायलट वाले किसी लड़ाकू विमान की तरह होती है। ठीक इसी तरह अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5,000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये मशरिक में चीन और फिलीपींस और मगरिब में इटली तक पहुंच सकती है। हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइल की रेंज में पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और करीब आधा यूरोप आता है। वहीं पाकिस्तान के पास लंबी दूरी की मिसाइल के नाम पर शाहीन 2 है जो 2,500 किलोमीटर तक ही वार कर सकती है। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान पर न्यूक्लियर हमला अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान पर न्यूक्लियर हमला करके हिंदुस्तान के सभी न्यूक्लियर ठिकानों को खत्म भी कर दे, तब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। यानी हिंदुस्तान समंदर से भी परमाणु पनडुब्बी के जरिए मिसाइल फायर करके
पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर सकता है। हिंदुस्तान K4 SLBM मिसाइल की कामयाब टेस्टिंग कर चुका है, जो 3000 किलोमीटर तक वार कर सकती है और इसे किसी सबमरीन से भी फायर किया जा सकता है। हिंदुस्तान मिराज, सुखोई, MiG-29, जगुआर और तेजस एयरक्राफ्ट से न्यूक्लियर हमले करने में भी माहिर है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के ब्लैक पैंथर, ब्लैक स्पाइडर और F-16 एयरक्राफ्ट में न्यूक्लियर वेपन लगाए जा सकते हैं। मतलब साफ है, हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की एक नापाक हरकत उसका नामो निशान मिटा सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान भूल गया है कि आज का हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान है, जो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जंग कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं हो सकती, हम ये हमेशा मानकर चले हैं और दुनिया भी यही मानती है। दुनिया ने भी बहुत लड़कर देख लिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर सामने वाला उकसाएगा या इस तरह की हरकत करेगा तो अपने दिफा में बहुत सारी चीज़ें हमें करना पड़ सकता है, जिसका सामने वाले को भी इल्म होना चाहिए और है भी। मेरे साथ रत्नेश जी भी हैं। रत्नेश जी, बचें कैसे? मतलब बचने से मतलब सारे प्रोपेगेंडा से, सारी हिकमत अमली से कैसे अपने आप को महफूज रखें और एग्रेसिव भी नजर आए हम? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, 3 स्तर होते हैं। कोई भी युद्ध लड़ा जाता है, कोई भी चीजें डिजाइन की जाती हैं, 3 स्तर पे होती है। एक होती है सबसे पहले राजनीतिक, फिर कूटनीतिक और तीसरा होता है सामरिक। देखिए, अभी हिंदुस्तान जो कर रहा है वो राजनीतिक और कूटनीतिक इन 2 चीजों को इस्तेमाल कर रहा है। वो दुनिया को ये बताने पे सक्षम है और बता चुका है सफलतापूर्वक कि ये पूरा का पूरा मामला जो है अंदरूनी है। लेकिन पाकिस्तान अपनी कूटनीति के सारे जो उसके हथियार हैं वो चल रहा है और अब धीरे धीरे गजनवी मिसाइल का परीक्षण करके उसने एक कदम आगे बढ़ाया है, वो अपने सामरिक क्षमता का जैसी भी है, जैसे आपने कहा वो चाइना का रीमेक है, वो परीक्षण करना चाहता है। हमें ये समझना होगा इस समय पाकिस्तान के जो लीडरान हैं वो किस मनोदशा से गुजर रहे हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं वहां की जो सत्ता है वो 3 अंगों में डिवाइडेड है। एक तरफ उनकी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, एक तरफ उनकी आर्मी है, एक तरफ चुनी हुई सरकार है और तीसरी तरफ वो कठमुल्ला है जो वहां के आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं और किसी ना किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सरकार के साथ भी गलबहिया डाल के घूमते हैं। तो इन तीनों चीजों का सरकार पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसके साथ साथ जनता का। तो इस चीज से निजात पाने के लिए इमरान खान ये लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कश्मीर मामलों को नहीं भूलेंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं कश्मीर का खुद एक ब्रांड एम्बेसडर बनने को तैयार हूं और जब 27 सितंबर को आने वाली 27 सितंबर को यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली होगी तो उस वक्त मुद्दा उठाने के लिए वो कह रहे हैं। देखिए, भारत बचे कैसे? हमारे रवीश कुमार जी ने, जो स्पोक्सपर्सन है एबीए के, उन्होंने आज बहुत बढ़िया बात करी कि पाकिस्तान अब अपनी जो उसकी लिमिट है, जो सीमा है, वो भूल रहा है। अब वो भारत के अंदरूनी मामले में दखल कर रहा है, क्योंकि वो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और बार बार ये कहना, कश्मीर मामले पे ही लगातार बोलना और कश्मीर का ये कहना कि यहाँ पे अत्याचार हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को दिखाना, किसी ना किसी तरह इनडायरेक्टली पाकिस्तान इसमें सफल आंशिक रूप से सफल हो जा रहा है। अगर कभी कभी तो इसमें भारत को कूटनीतिक स्तर पे प्रयास करने की जरूरत है। इसको चाहिए, जो देश, ज्यादातर देश जो इसके साथ खड़े हुए हैं, वहां पर ये मैसेज सफलतापूर्वक किसी भी तरह जो पहुंचाने में सफल भी रहा है कि इस अंदरूनी मामले में, जैसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रंप से कहा था कि बिल्कुल बाइलेटरल इशू है, इसमें किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। यही स्टैंड हमें रखना होगा। और सामरिक में मैं ये बात दावे
के साथ कह सकता हूं, कोई भी युद्ध, पाकिस्तान की सेना इतनी बड़ी नहीं है कि अगर युद्ध हुआ भी, जैसे कि वहां के कल एक कोई लीडर कह रहे थे कि अक्टूबर नवंबर के आखिर में युद्ध हो सकता है, रोज इस तरह की बातें होती हैं। हफ्ते भर से ज्यादा नहीं चलेगा, हफ्ते भर से ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है सर, हफ्ते भर से ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन इस वक्त मजबूरी है उनकी बस इस तरह की गीदड़ भपकियां देने की। फिर मैं आऊंगा रविंदर जी आपके पास। जो इस वक्त कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं, डिप्लोमेटिकली हम लोग जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो काफी हैं या उसमें और तेजी आनी चाहिए या कुछ और होना चाहिए? क्योंकि वो लगातार लगे हुए हैं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, और लगातार वो इस पर रोना रो रहे हैं। मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन का लक्ष्य वही बना रखा है, तो वो दिखा रहे हैं इस चीज को कैसे निपटे। डेफिनेटली देखिए, इसमें हम काफी कुछ कर रहे हैं और हमें काफी कुछ और करना हो गया, लेकिन सर हमारे फेवर में तो है ना। नो 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 नो, दुनिया हमारे साथ है, वन सेकंड, दुनिया हमारे साथ है। नो नो नो, यस एंड नो, यस एंड नो, दुनिया हमारे साथ है, बट डिस्कशंस दुनिया भर में हो रही हैं, दुनिया भर के मीडिया जो बातें कर रहे हैं, दुनिया भर के बहुत लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, हो क्या रहा है यहाँ पे, राइट? पॉलिटिकल लीडर्स हमारे साथ हैं, सरकारें हमारे साथ हैं, राइट? बट पब्लिक ओपिनियन जो बन रहा है दुनिया में इस समय, ये हो रहा है काफी जगहों में, हर जगह, कि क्या हो रहा है यहाँ पे, टेंशंस हैं। और आप याद रखिए कि सरकारें जो भी हैं दूसरे देशों की, वो भी अपने देशों के पब्लिक ओपिनियन से इम्यून नहीं है। उनके देशों में जब पब्लिक ओपिनियन बनता है या मीडिया इतना बोलता है, उन्हें भी देखना पड़ता है। वन, सेकेंडली, हम चाहे कह रहे हैं डेफिनेटली हमारा बायलैटरल मामला है, ट्रंप से भी हमने कहा, सबसे कहा कोई मीडिएशन अलाउड नहीं है। बट बाय द वे, हम हमेशा कहते थे और अभी भी कहते हैं दूसरी सरकारों को कि आप पाकिस्तान को सद्बुद्धि दिलवाइए, पाकिस्तान पे प्रेशर डालिए। हमने कहा नहीं, हम कहते हैं और हम अभी भी कहते रहेंगे। बट हम ये कहते हैं कि आप बीच में मत पड़ो हमारी मीडिएशन कराने में, राइट? बट आप पाकिस्तान पे प्रेशर डालो। हम अमेरिका से कहते हैं, यूएई से कहते हैं, दुनिया में सबसे कहते हैं पाकिस्तान को कर डालो। यूएन में जो बात हुई, गेट पाकिस्तान टू सी सम कॉमन सेंस, तो हमें वो बढ़ाना पड़ेगा सरकारों के साथ प्रेशर की आप पाकिस्तान पे प्रेशर डालिए, राइट? हमें अपनी बाकी और कूटनीति भी बढ़ानी पड़ेगी। अभी जो एक दो होप्स हैं फोकस्ड, वो एक है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो पाकिस्तान को फोर्स कर रही है कि वो अपने अंदर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की जो मैकेनिज्म्स है उनको रोके और आतंकी संगठनों को बंद करे। तो वो एक होप है कि पाकिस्तान कुछ रुक जाएगा। बट उसका दूसरा पहलू इन सब चीजों का यह है कि अगर मानो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट भी हो जाता है, ठीक है, तब पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, कयास किस तरह का होगा। तो हमारे को मल्टीपल सिनेरियोस की मॉडलिंग करनी है और हर सिनेरियो को हमें डिप्लोमेटिकली, कूटनीति, राजनीति, हम जो भी कहें सारा उसको, और बाकी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी को मैं एकदम अलग रख रहा हूं, उन मामलों को मिलिटरीली उन सबको अलग रख करके, ये काफी मल्टीपल चीजें, तो हमें काफी कुछ करना है। लेकिन सिवा मैं आ रहा हूं, जल्दी। पाकिस्तान के एक पत्रकार की बहुत बढ़िया टिप्पणी आई थी, वो कह रहे थे कि जो पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब हो गई है, इससे मुद्दा हटाने के लिए, इससे ध्यान हटाने के लिए कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की हालत तो शुरू से खराब है। वो तो 2-4 19-20 वहां लगा रहता है, वहां पे कुछ चीजें चल रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं आपके पास ही आऊंगा। सिवाज साहब देखिए, हमने भी तो अपना एक हदफ तय किया, अपना एक लक्ष्य तय किया है और खुलकर किया है। बौखलाहट की एक बड़ी वजह वो भी है कि अब हमें पीओके पर हिसाब किताब करना है, ठीक है, मकबूजा कश्मीर पर हिसाब किताब करना है, और वो हमारा लक्ष्य साफ है, हदफ साफ है। और हम तो खुद ये भी कह रहे हैं कि हमारे तो भूल सुधार का वक्त आ गया है। 71 में कुछ गलतियां हुई थी कि इतने सैनिकों की गिरफ्तारी के बावजूद भी हम ठीक से उस मामले में बार्गेन नहीं कर पाए थे, वरना पीओके को लेकर भी बात हो सकती थी। हालांकि वो दुनिया के और भी नियम कायदे होते हैं जिसको हमें मानना पड़ता है, लेकिन हम ये भी तो कह रहे हैं ना जी। अच्छा इमरान, देखो आपने बिल्कुल ठीक बोला। देखो बात ऐसी है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी आर्टिकल 370 हटा दिया और 35A हटा दिया, अब कश्मीर तो भारत का बिल्कुल इंटीग्रेटेड होगा। कश्मीर का क्या तो कोई मतलब ही नहीं है। अब अगर बातचीत होगी तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में बात होगी, तो एक प्रकार पाकिस्तान तो बैकफुट पे आ गया, और पाकिस्तान नहीं, चाइना भी आ गया, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है वहां से। और वहां उसके बाद हमने बोला कि ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। अक्साई चीन का और सक्षम वैली जो चाइना ने लिया हुआ है, कुछ हमारे से जबरदस्ती और कुछ पाकिस्तान ने दिया था, वो भी आज की तारीख में हमारा हिस्सा है। तो दोनों को हमने बैकफुट पे डाल दिया। प्रॉब्लम ये आ रही है, एक इमरान देखना पड़ेगा कि आज की तारीख में हम कन्वेंशनली पाकिस्तान से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और पाकिस्तान की इतनी क्षमता नहीं कि हमारे साथ युद्ध कर सके, क्योंकि पाकिस्तान 17वां 18वां नंबर हम चाहते हैं, हम आने वाले टाइम में पाकिस्तान को पूरी तरह मात कर देंगे। इसको बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है।
न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल मैंने पहले बताया, ये मतलब ये जो खींच है सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये पीओके को लेकर जब से हमने अपनी संसद में वजीर दाखिला ने बात रखी कि हमारा मकबूजा कश्मीर को अब लेना हमारा मकसद है, वो जो खींच है और वो जो जिस तरह से वो डिफेंसिव हुआ है और जिस तरह से मतलब जिस तरह से वो एग्रेसिव हुआ है, उसकी सिर्फ ये एक बड़ी वजह है। और देखो यही तो मैं बता रहा हूं, एग्रेसिव क्यों हुआ है, क्योंकि आज आपने बैकफुट में डाल दिया। वो तो कश्मीर लेने की बात कर रहा था, आज हम कह रहे हैं कि ये गिलगिट बाल्टिस्तान जिसको आपने सेकंड क्लास सिटीजन माना है, आपने उनको कोई राइट्स नहीं दिए, ना बिजली ना पानी ना सड़क, आपका जो ये मुजफ्फराबाद है उसके अंदर आपने पंजाबी बसा दिए हैं पंजाब से। तो इस प्रकार से पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इमरान इसको सोचें कि आज कन्वेंशनली पाकिस्तान की ऐसी हालात नहीं है भारत के साथ युद्ध कर सके, मगर वो न्यूक्लियर की भपकी दे रहा है। वो किस लिए है, जो आपने बताया गजनवी आज टेस्ट की, ये नया हथियार नहीं है, पहले भी टेस्ट कर चुका। मगर बात ऐसी है, अगर न्यूक्लियर वेपन जो यूज कर ले तो ये ना हो कि आप जब तक ये नहीं बताएंगे कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है, अगर आप ये गलती भूल सोच रहे हैं कि हम न्यूक्लियर हथियार हिंदुस्तान के अगेंस्ट कर लेंगे और हिंदुस्तान पैरालाइज हो जाएगा, ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो 4 देश है जिसके अंदर क्षमता है हवाई से और जमीन से और आपके सी बेस्ड करने। हमारे पास एक सबमरीन है न्यूक्लियर पावर जिसको बोलते हैं आर्यन, जो की क्षमता रखती है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की। अगर गलती से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर दिया तो हमारी इतनी क्षमता हम अब्जॉर्ब करके और इतने न्यूक्लियर वेपन डालेंगे पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटा जाएगा। ये बात जो है पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट को समझ आनी चाहिए। ये अगर हमने डिस्प्ले नहीं किया, अगर हमने ये बातचीत नहीं बताई, हो सकता गलती से ये गलत नहीं, कुछ चीजें तो वहां भी सर समझ में आ रही है। सुबुई मैं बस आऊंगा, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं मैं, आप ब्रेक ले रहा हूं एक छोटा सा जी, मैं ब्रेक ले रहा हूं तो मैं सुबुई के पास ही आऊंगा ब्रेक के बाद से। और ये जो बात सिवाज साहब कह रहे हैं ना, वहां बहुत सारी बातें समझ में तो आ गई। जब बिलावल भुट्टो उनके अपोजिशन के लीडर खुद कह रहे हैं कि जब पहले तो हम श्रीनगर के लिए लड़ाई लड़ते थे या श्रीनगर लेना हमारा मकसद था, आज मुजफ्फराबाद कैसे बचाएं, इस पर हमको अब शक है और इस पर हमें अब खौफ भी है। ये जब वो खुलेआम ये बात कह रहे हैं वहां की मीडिया के सामने, तो आप समझ जाइए कि वहां पर किस तरह का माहौल है, किस तरह का माहौल बन रहा है। मैं बस आ रहा हूं सुबह आपके पास इस छोटे से ब्रेक के बाद एक इशारा और अभी लौट रहे हैं। बौखलाए पाकिस्तान की गजनवी साजिश। पाकिस्तान ने आज अपनी एक और मिसाइल का टेस्ट किया, हालांकि वो पुरानी मिसाइल है, चाइना मेड है और वो चाइना की F-11 ही है। उसका ही जो एक रूप है वो है, इसका नाम उन्होंने गजनवी रख दिया है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले भी इसका टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए इलाके में टेंशन है और हम अपनी दिफा के लिए तैयार हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सुबह आपके पास आना चाहूंगा कि अगर ऐसी कोई हरकत होती है, मैं बार बार हम सब कहते हैं कि जंग किसी समस्या का हल नहीं, और हिंदुस्तान तो इस बात को लेकर हमेशा कहा और अभी भी हम पाकिस्तान की बातों को, वाहियात बातों को तवज्जो भी नहीं दे रहे। लेकिन मान लीजिए किसी तरह की इस तरह की हरकत वहां से होती है तो दुनिया किस तौर पर हमारे साथ होगी? इमरान जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं ये बोलना चाहती थी कि जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं और जो कंट्रीज के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होती हैं, वो जंग में या किसी भी तरह की अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में या किसी भी तरह की मिसहैपनिंग में कैसे काम आती हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूं कि अभी थोड़े टाइम पहले स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने ये कहा था कि जब यमन में जंग छिड़ी तो मेरे सामने ये सवाल था कि हमारे बहुत सारे नागरिक वहां पे फंसे हुए थे। जल थल वायु
यू, हर जगह आग के गोले बरस रहे थे, बुरा हाल था, किसी भी तरह से वहां से हमारी कंट्रीमैन को निकाल के लाना पॉसिबल नहीं था। लाख कोशिश करके मुझे हल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मुझे याद आया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ब्रिस्बेन में सऊदी अरब के नरेश के साथ मीटिंग करके आए थे और उनके साथ बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध बना के आए थे। तो मैंने मोदी जी को संपर्क किया। मोदी जी ने सऊदी अरब के नरेश को कॉल करके बोला कि आप क्या एक हफ्ते के लिए बमबारी बंद कर सकते हैं, हमें अपने नागरिक वहां से निकालने हैं। उन्होंने कहा एक हफ्ते के लिए तो हम नहीं बंद कर सकते, लेकिन हम एक हफ्ते तक रोज 2 घंटे के लिए बंद कर सकते हैं, इस बीच में आप अपने नागरिकों को निकाल लीजिए। तो सुषमा स्वराज जी ने उन 2 घंटे के लिए एयरपोर्ट वगैरह खुलवाया और वहां से नागरिकों को निकाला गया। और एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूं कि जब भी दुनिया में कभी ऐसी लड़ाई होती थी तो लोग अमेरिका की तरफ, रशिया की तरफ, बड़ी बड़ी कंट्रीज की तरफ कटोरा लेके बैठते थे कि हमारे नागरिकों को भी निकाल दीजिए। इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, चारों कंट्रीज ने इंडिया से रिक्वेस्ट करी कि हमारे नागरिक भी प्लीज वहां से निकाल लाइएगा। और सुषमा स्वराज जी ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ मोदी जी के हेल्प से ऑलमोस्ट 2000 इंडियन नागरिक वहां से जंग में से निकाल के सेफली लाए। और ये जो पाकिस्तान हमसे लड़ने की बात कर रहा है, 3 नागरिक उसमें ये पाकिस्तानी भी थे जिनको हम ही बचा के लाए थे। तो इंटरनेशनल सपोर्ट, ऐसे व्यक्तिगत संबंध ऐसे काम आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि इस वक्त हमारी इस गवर्नमेंट ने इतनी सेंसिटिविटी के साथ प्रॉपर रणनीति और इंटरनेशनल रिलेशंस बना के काम किया है कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के जो गुड रिलेशंस हैं वो हमारे साथ हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, ट्वीट डाल रहे हैं। फ्रांस के अभी प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट डाली है। जस्टिन ट्रूडो कनाडा की, उसके साथ अभी आप देखिए कितना अच्छा एक फोटो उनका निकला है। और अभी ट्रंप के साथ G7 समिट में आप देखिए पाकिस्तान के साथ फिलहाल सिर्फ चाइना खड़ा है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं कि देखिए जो न्यूक्लियर पावर्स होती हैं वो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक होगा तो चाइना पे फर्क नहीं पड़ेगा या दुनिया पे फर्क नहीं पड़ेगा। ओजोन लेयर अफेक्ट होती है, बहुत सारी जो एनवायरमेंटल चीजें भी इसके अंदर रोल प्ले करती हैं। तो पाकिस्तान इस टाइम पे सुसाइड बॉम्बर बन गया है, अपने अंदर सनक में बॉम्ब बांध के वो चल तो गया है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर वो ये सनक दिखाता है न्यूक्लियर वेपन यूज करने की तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ आके खड़ी हो जाएगी। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि ओजोन लेयर खराब हो या कोई भी नहीं चाहता कि वर्ल्ड वॉर यहां पे स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए पाकिस्तान की इन गीदड़ भपकियों का हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ना वो स्ट्रांग है, ना वो मानसिक तौर पे सेन है, ठीक है, और उनकी सनकपन है, वो सिर्फ बौखला रहे हैं। और मैं बोलती हूं कि हमारी ये गवर्नमेंट इस टाइम पे इंतजार कर रही है, वेट कर रहे हैं हम लोग कि वो एक गलती करें और उनका नामो निशान इस दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। They should beware about that. बहुत अहम बात। शिवा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं देखो, मैं इसमें यही बताना चाहता हूं इमरान की जो पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर देगा, एक न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना तो मुश्किल है पर उसकी भभकियां देता रहेगा। वो एक प्रकार से डर पैदा करना चाहता है भारत के अंदर भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी में। जिस तरीके से बता रहे थे मेरे को पैनलिस्ट कि वो इसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड में होगा, पक्का होगा, और इसीलिए उसको बोलते हैं अनस्टेबल देश। इसी प्रकार से अमेरिका और बाकी देश भी कह रहे हैं कि जो हथियार न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के पास हैं वो गलत आदमियों के हाथ में है। और उस डर सबसे ज्यादा है कि कहीं वो न्यूक्लियर वेपन आतंकवादियों के हाथ में ना लग जाए, जो जिसको डर्टी बम कहते हैं, वो एक प्रकार से पूरे संसार के लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा, जो ये पाकिस्तान के पास एक प्रकार का टॉय मिल गया है न्यूक्लियर वेपन का, कि किस प्रकार से आने वाले समय में इसको दबाया जाए। वही रोना दिन भर आप उनका मीडिया देखिए, उनके अखबार देखिए, उनके लीडरों की बात देखिए, बस दिन रात न्यूक्लियर हम ऐसा कर देंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम आखिरी हद तक इस रूप में चले जाएंगे। मतलब ये क्या है? एक चीज मैं कहूंगा, देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को, या पाकिस्तान कह रहा हम इंडिया को, तब एक कोई कह रहे थे कि वहां चिड़िया नहीं चहकेगी, हिंदुस्तान की हालत ये कर देंगे। देखिए ये कहना आसान है, न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल आज, और एक कह रहे थे कि पीस कर देंगे पूरे सब कॉन्टिनेंट को, जो भी है। अब जिनके खुद ही पीस हो रखे हैं वो बांग्लादेश 71 में बन गया था। मैं ये कह रहा हूं, एक बात प्लीज लाइटर नोट पे बोलना चाहती हूँ कि अभी पाकिस्तान की एक फॉरेन मिनिस्टर, जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं हिना रब्बानी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि इमरान खान ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में लाफिंग स्टॉक बना दिया है।
वो उन्होंने वो कॉमेडी शो बिल्कुल, चला रहे बिल्कुल सही कह हैं। रहे और हैं। एक बात मैं आपको और बताऊं कि पाकिस्तान में 1971 के बाद आज तक कभी प्रॉपर इलेक्शन भी नहीं हुआ है। अच्छा, एक वहां पे मैं- जो ये मैं उसी प्राइम पे आ रहा हूं। मिनिस्टीरियल कैंडिडेट, एक सेकेंड, इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट भी बना के लाए गए हैं, वो प्रॉपर एक वो इलेक्शन नहीं हुआ है, वो सिलेक्शन Selected, करके जी, एक ये तो रणनीति उनके के खुद तहत लाए opposition गए के leader हैं। इल्जाम तो लगा रहे हैं। उनकी तो वो एलिजिबिलिटी नहीं है, वो एलिजिबल ही नहीं है। 15 बड़े-बड़े साल decision पुरानी लेने के लिए। डेमोक्रेसी तो क्या क्या है? हमारा जी। कुछ बिगाड़ेंगे? वो एक अलग बात होगी। वो तो उस तरह अगर आप देखेंगी तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अलग राष्ट्रपति है, अलग प्रधानमंत्री है, गिलगित बाल्टिस्तान में वहां सरकार ही अलग है। खैर वो नहीं कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं 75 साल पहले न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। वो भी तब जब जापान ने पर्ल हार्बर पे बड़ी भयानक तबाही मचाई थी। उसके बाद कहीं पे भी हमें कोई उदाहरण नहीं मिलता कि छोटा बड़ा कोई भी परमाणु बम इस्तेमाल किया गया हो। तो ये परमाणु बम की बात करना ये गलत है। और देखिए हर देश को इस बात की फिक्र है कि उसके आने के बाद भी पीढ़ियां चलती रहेंगी। तो न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने से हिचकेगा। लेकिन जो ये धीरे धीरे पाकिस्तान आगे बढ़ता जा रहा है कूटनीतिक स्तर पे और रणनीतिक स्तर पे और सामरिक स्तर पे, देखिए चाणक्य ने कहा था उससे मूर्ख सेनापति कोई नहीं होता जो दुश्मन को कम आंकता है। तो ये ऐसी घटनाक्रम बदल रहा है कि हमें पाकिस्तान से सावधान होने के साथ साथ इसमें उसको कोई कम शक भी नहीं नहीं। आंकना। बिल्कुल, I have a point to make here, please, very important point. दुश्मन को कम आंकना एक अलग चीज है और अपने शौर्य को पहचानना एक अलग चीज है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी संस्कृति अहिंसा में बिलीव करती है। नो डाउट हम लोग हिंसा में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब हम लोगों के धर्म पे किसी भी तरह का कोई अटैक हुआ है तो हमने बड़े बड़े धर्म की डेफिनेशन समझिए, धर्म की डेफिनेशन समझिए। धर्म का मतलब होता है राइटियसनेस, धर्म का मतलब होता है राइटियसनेस। धर्म की डेफिनेशन समझिए, सही और गलत, सही और गलत। पाकिस्तान और भारत के अंदर पाकिस्तान कौम के बारे में बात करता है, भारत देश के बारे में बात करता है। धर्म कौम नहीं होती है, धर्म कौम देश के बारे में बात करते सर, हैं। मैं धर्म को प्लीज, धर्म की मैं एक्चुअली डेफिनेशन की बात वो कर रही सही और गलत से उसको- जी, जो सही और गलत, जो अच्छाई और बुराई में जो उनके लिए इस्तेमाल धर्म का होता है, मतलब जिहाद मैं होता उसकी बात कर है। रही हूँ। हमारे लिए धर्म का मतलब सही और गलत, सही और गलत होता है, मैं अच्छाई रविंद्र और जी, बुराई जी, की मैं बात रविंद्र कर रही जी, हूँ। लेकिन ये कि बता दीजिए जब हम लोगों के ऊपर कि हमें कमजोर आंका गया है या हम लोगों के ऊपर किसी भी तरह का अटैक हुआ है तो हमने बड़े बड़े रावणों को, बड़े बड़े कंसों बेशक, इसमें को कोई धूल शक चटा दी जी। है। और भगवत गीता में भी लिखा है, हमारे एक शास्त्रों बात में भी मैं लिखा है कि एक बात मैं जब कहूंगा। अधर्म बस वक्त जंग नहीं, मांगता है तो जी। धर्म को उसको जंग देखिए, देनी ये पड़ती है। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान इमोशनल जंग होना ठीक है, मांगेगा तो हम इसका जवाब पत्थर से देंगे। ठीक है रविंद्र जी, मैं चलते से आपसे कमेंट जरूर लेना चाहूंगा। देखिए पाकिस्तान जो है दीवाना तो हो रहा है, उन कश्मीरियों के लिए कर भी वो इकट्ठा होंगे, सायरन बजाएंगे, बाहर निकलेंगे, वो जो करना है वो करे, ब्लैक व्हाइट जो डे मनाना है वो रोज मनाए, उससे हमें कोई परवाह नहीं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बताइए कि जो चीज उसकी है नहीं, जो राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा उसके लिए वो करता रहेगा, उसको ये कब तक करते हुए देखेंगे? मैंने पहले भी शुरू में भी आपसे सवाल पूछा था, इसका कोई तो अंत होगा या यही इनका एक एम है, यही इनका बेस है, इनकी बुनियाद है? दो चीजें हैं, इसका प्रॉब्लम कोई अंत नहीं होगा, ये पाकिस्तान करता रहेगा, राइट। बट दूसरा एक और सिनेरियो है कि अगर जो अंत होगा, इनफैक्ट वो अंत भी ना बड़ा डेंजरस होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मानो वॉर की बात हो रही है, अभी कर देंगे पाकिस्तान को, हम तहस नहस कर देंगे। हमने पाकिस्तान को 10 दिन के अंदर तहस नहस कर दिया मानो, या महीने में, उसके बाद क्या होगा? हमारे बॉर्डर पर एक सीरिया से भी वर्स्ट सिचुएशन होगी, वो एक अलग सिनेरियो होगा। तो यहाँ हमारे पास, सो आई एम नॉट सेइंग कि वॉर से हमें कुछ है, हमारा शौर्य है, वी शुड, बट एट द सेम टाइम जैसे मेरे ख्याल से अभी मेरे पैनलिस्ट ये कह रहे थे कि वी शुड थिंक, माना हमें अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास है, पर दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वन, और फॉरगेट द दुश्मन। आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो कि इतनी दानिश्वर है और जो कि इतने बड़े निर्णय ले रही है, वो क्या इस मामले में कुछ चूक कर जाएगी? नहीं करेगी, वी होप नहीं करेगी, बट एक चीज याद रखिए, नहीं करेगी डेफिनेटली। दे आर द बेस्ट माइंड्स वी हैव इन इंडिया, आवर लीडर्स, राइट, स्मार्ट एंड ऑल, बट एक चीज याद रखिए, जब वॉर होती है ना, वॉर किस रास्ते चल जाए किसी को पता नहीं होता। देखो इमरान, इसके अंदर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहूंगा। लड़ाई जब होती है, जब लोग बहुत ज्यादा
ताकतवर इकट्ठे हों। जब एक देश इतना कमजोर है और एक इतना स्ट्रॉन्ग है कि लड़ाई होने का मतलब है, और लड़ाई कोई इसका किसी का समाधान नहीं है। और न्यूक्लियर हथियार एक पॉलिटिकल वेपन है, इसको मिलिट्री वेपन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और भारत नहीं चाहेगा युद्ध करना। अगर भारत के ऊपर युद्ध थोप दिया गया तो ये एक को पाकिस्तान को समझना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए ये आने वाले समय में अच्छा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो और पाकिस्तान मान जाए और ये जो इन्फिल्ट्रेशन भेजना, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करना बंद। एक सेकंड जल्दी से, अभी देखिए पेपर पे भारत मजबूत लग रहा है और आज अभी तक जितनी लड़ाइयां हुई अमेरिका ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया, लेकिन इस बार स्थितियां बदली हुई है और ये बहुत बड़ी कूटनीति है हमारी जो कामयाब भी रही है और इस मामले में बहुत बड़ा दुनिया का हिस्सा हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो आगे फुलझड़ियां पटाखे आप छूटते हुए देखते रहिए और उसका मजा लेते रहिए, लेकिन हाँ, हमें कश्मीरियों के लिए बहुत शिद्दत के साथ सोचना है। धीरे धीरे वहां पर हालात कैसे सामान्य और पूरा हिंदुस्तान कैसे उनके साथ रहे, उस पर हम सबको तवज्जो रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों को इस चर्चा को देखने के लिए।